नमस्कार सभी मित्रों का एक बार फिर से मेरे चैनल अब प्रतिभा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि नाम चेंज करना है, तो उसको लेकर के नाम चेंज कर दिया है। तो अब जैसा कि हमने बातचीत की थी कि जो है राज्य की क्लासेज जो है वो आती रहेंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि परसों मैंने वीडियो बताया था, आप लोगों से बात की थी कि आओ बनाए बेहतर करके नाम वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने जो बातें की थी कि बाकी की जो क्लासें हैं हम आएंगी, तो आप लोगों ने उसको बात देखा होगा। कम से कम 3 या 4 क्लासें केमिस्ट्री की आपको मिली है, आप लोगों ने देखा होगा। और जो क्लासें चलती हैं आप क्या कीजिए कि आप नोट्स कॉपियों पे लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में। ऐसे थोड़ी ना सिर्फ वीडियो देखने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, सीरियसली पढ़ाई कीजिए। तो आप लोग नोट्स, जैसे हम अभी मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं आज, तो आप लोग कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए और जैसा कि मैं बताता रहूँ वैसा आप अपना नोट्स बनाते जाइए। बहुत कुछ होंगी आपके पास, आप उनसे अपने सवाल लगाते जाइए, बहुत अच्छे से लगते जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स भेजें तो कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर और नहीं अगर आप फोटो भेजना चाहते हैं तो आगे चल करके थोड़ा ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हम अपना नंबर और कमेंट में शेयर कीजिएगा, दीजिएगा। तो उसको लेकर के जो है हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप पर, आप वहाँ पर अपनी कमेंट आप सब वहाँ पर अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। तो वो आगे की बात है, देखा जाएगा। आज हम लोग मैथ में शुरू करेंगे 12th क्लास की। अब बात ये कि हम सिर्फ 12th क्लास का ही पढ़ा पा रहे हैं, इसको लेकर के हमें बेहद दुख है कि हम सिर्फ 12th के ही आ पा रहे हैं। और भी क्लासें आएंगी, जैसा कि मैंने कहा था संसाधनों की इतनी ज़्यादा जो है हम लोग नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन जैसा होता जाएगा कि हम करते जाएंगे। लेकिन जो 12th के बच्चे थे इस बार जो हमारे संस्था में, वो बहुत उनके कमिटमेंट देखे मैंने, उनको लेकर के बड़ा दुख हुआ कि उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। लेकिन चिंता ना कीजिए, जैसे ही संसाधन हो जाएंगे, आप जो 12th पास कर चुके हैं, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी, BSc के बच्चों के लिए भी, और जो 10th के लिए भी क्लासें भी जल्दी में ही आएंगी। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और हमारे साथ बने रहें। तो आज हम लोग मैथ में चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स फुल आर्ग्यू। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, आपकी मदद चाहिए मुझे। आप वीडियो को देखने से पहले शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही केवल मैं आपसे मांग रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। या वीडियो देखने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दें उन लोगों के पास जिसको इसकी ज़रूरत है, जो लगता है आपको, जो 12th में बच्चे हैं उनको। या और भी आप शेयर कर दीजिए ताकि जैसे और भी लोग हैं CBSE बोर्ड वाले हैं उनको भी मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री की क्लास है वो इंग्लिश में ही मैक्सिमम रहती है, और इसका भी हम कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। तो आर्ग्यू की बात करेंगे तो हम देखो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। तो 12th में होता क्या है कि हमको यहाँ पर ज्ञान दिखाना नहीं है कि जो है ये होता है, उसकी खोज कब हुई आर्ग्यू की, कब इसका यूज होता है, कहाँ होता है, ये नहीं लेना देना, ये सब नहीं आता है पेपर में। पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बस सीधे सीधे हमको क्या क्वेश्चनों की समझ करनी है, उनको देखना कि उनको लगाना हम कैसे लगाएंगे। तो मैं उस बेसिक समझ को लेकर के आया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे, साथ में बने रहेंगे, लगातार नोट्स बनाते रहेंगे, तो वास्तव में आपको मजा आएगा पढ़ करके। और सारे सवाल, एक भी सवाल नहीं ऐसा होगा जो आपसे नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने आया हूँ, लेकिन कहानी बहुत ज़्यादा लंबी खींचने नहीं आया हूँ। इतना जानूँ कि जैसे आप लोग यूट्यूब के अन्य वीडियो पर देखते होंगे कि बहुत सारी कहानी बताते हैं। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए, समय को ना जाया करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आर्ग्यू है, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ सवालों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा कहानी नहीं लेकर के आएंगे। तो सबसे पहली चीज, आर्ग्यू को कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाता है। आर्ग्यू को इस कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आ रही बात? आर्ग्यू को इस कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें जो चीजें रखी जाती हैं वो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में रखी जाती हैं। जो अवयव इसमें स्थापित किए जाते हैं वो पंक्तियों, रोज एंड कॉलम्स के रूप में इसमें रखे जाते हैं।
स्तंभ कहा जाता है, कॉलम कहते हैं। अब बात ये है कि इसको रखते कैसे हैं, आप देखिए जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है, इसमें मैं ऐसे एलिमेंट रख दिए 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हमने इसमें अवयव रखे हैं 2 3 4 5 6 7, ये इनको क्या बोलते हैं, ये इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव। जब आप इंटर का पेपर देते हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस आव्यूह में एक नंबर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, कितने तत्व हैं। तो अवयव की आप गिनती कैसे कर सकते हैं, देख सकते गिन सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात है 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 नहीं गिनने हैं, अक्षर गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने अवयव हैं, 6। लेकिन उनको ऐसे नहीं काउंट करना, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली तरीका है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन आता है आपके, जो देखो हमने जो चीज बताई छोटी सी, उसके बाद में उसी के ऊपर क्वेश्चन, जैसे हमारे बुक में ही क्वेश्चन है, पहले यार एक्सरसाइज खोलेंगे उसमें पहला क्वेश्चन ही इसी बेस पर है जो मैं बता रहा हूँ। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुरंत क्वेश्चन सीखते जाएंगे। मैं तुम्हारी बुक को हल करवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन लेकर के नहीं आऊँगा, लेकिन जो भी चीजें बताऊंगा वो सारी बुक पूरा जो लेसन हो इसी से साथ हो जाएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से। अब क्वेश्चन ऐसे होगा कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं सीधी सीधी, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। तो पंक्तियां कितनी हैं, 2। कॉलम कितने हैं, स्तंभ 1 2 3। कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम। ठीक, अभी आपने क्या किया था कि एलिमेंट आप निकालते थे गिन करके। कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको कैसे निकाला जाता है, आव्यूह के अवयव की संख्या को ज्ञात करने कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ, m into n। हम यहाँ पे m को पंक्ति ले रहे हैं और n को स्तंभ मान रहे हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां कितनी, 2, स्तंभ कितने हैं, 3, 2 तियां 6। समझ गए, तो कितने अवयव थे, 1 2 3 4 5 6। कितने अवयव हैं, 2 तियां 6। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर एक चीज लिख दी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को लेकर के, ये एक और चीज है। इसी क्वेश्चन में पूछते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में, कि इस आव्यूह का क्रम क्या है या कोड क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये भी क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एक ही क्वेश्चन में 3 4 सवाल दे दिए जाते हैं। जैसे दे दिया गया कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां। कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। और क्या पूछ सकता है कि इस आव्यूह का क्रम क्या है या फिर कोटि क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं, तो इसमें जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ये फार्मूला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ये फार्मूला है m into, मतलब क्या होता है कि पंक्ति गुणे स्तंभ, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो 2 गुणे 3, 2 into 3। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। मैंने जो बताया उस पर कैसे क्वेश्चन आता है ये भी बता दिया। आगे हम देखेंगे साथ में ही काउंट करते जाना है, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को। लगातार नहीं लिख पाएंगे, हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी बोल रहा हो मुझसे, तो सकता है लगातार ना लिख पाए। तो आप वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर आगे देखिए, फिर लिख लीजिए, फिर पॉज कर फिर आगे देखिए। अब हमको आगे बढ़ना है। अभी एक चीज में छोटी, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी जो इनको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को दर्शाते कैसे हैं ये भी थोड़ा समझा लेते हैं। समझ लीजिए हमने ये लिख दिया और इतना जितना भी बड़ा बना लो, इनको कभी कभी कैसे लिखता है, पहले क्वेश्चन आता है, पहली पंक्ति है ये कौन सी पंक्ति है,
दूसरी पंक्ति, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। ये कौन सी पंक्ति है? तीसरी पंक्ति है। आपने अगर कभी मैथ नहीं पढ़ी है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको मैथ मैं भी जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ये आने लगेगा। कितनी पंक्तियाँ हम ऐसे कर सकते हैं? अब स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ है एक, ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है? तीसरा स्तंभ है। ठीक, तो कैसे आ सकता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया? ये बहुत जरूरी था। कभी कभी क्या होता है, इसका भी क्वेश्चन आते हैं, वैसा मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन क्या है वो भी बता दूंगा तुरंत। कभी कभी क्या होता है, ए आई जे आपको दिखाई देता होगा, दिखा होगा क्वेश्चन। आई का मतलब क्या है? पंक्ति से, और जे का मतलब क्या है? स्तंभ से। कि कौन से पंक्ति और स्तंभ की हम बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे आप ये मान लीजिए एक जो छोटा लेते हैं 22 का 2 3 6 क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया जाए कि इसमें 822 कितना है। ऐसा भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें 822 का मान कितना होगा। मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो कितना है। तो दूसरी पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ कौन सा है? ये 822 बनेगा, यही तो है। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये वाला अवयव मतलब कितना है? 7, कितना है? 7। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने बता दिया। आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार। हिंदी समझिए ना आव्यूह के प्रकार क्या लिखे। तो इसमें वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं इसके प्रकार, लेकिन हमको सभी देखने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो फिर भी जो मेन टेबल के हैं उनको देख लेते हैं। वैसे उनकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो आप लोगों की समझ के लिए किताब में देखिएगा, आप लोगों के पास दिए गए होंगे, लेकिन चलो आप उसकी बेसिक समझ के आपको बता देते हैं। पहला क्या? 36 आव्यूह। इस कड़ी में पहला इसका क्या प्रकार आता है? 36 आव्यूह। तो 36 आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम। समझो आप 36 आव्यूह में आपको लग रहा होगा कि इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है? अपोजिट चलता है। 36 आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसको क्या कहते हैं? 36 आव्यूह। जैसे एक एग्जांपल ये देता हूं, 2 3 4 कितनी पंक्ति है? एक ही पंक्ति है। स्तंभ आप कौन कर लीजिए? 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या एक ही है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो अब देख रहे होंगे कि जो है, या और भी इसको देख सकते थे, जैसे कि 6 7 9, ये देख लीजिए आप कि अभी पंक्तियां कितनी हैं? 2 है। तो स्तंभ कितने हैं? 3 है। तो फिर भी ये क्या है? 36 आव्यूह, क्योंकि इसमें क्या? पंक्तियों की संख्या कम है इससे स्तंभों की संख्या से। m is smarter than n, always be in horizontal matrix इसको बोला जाता है 36 आव्यूह। ठीक, अब आगे हम समझ में आएगा क्या होता है 36 आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसको क्या कहते हैं? 36 आव्यूह कहते हैं। एग्जांपल भी हमने दे दिया।
अब आगे हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। आप समझ ही गए होंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या कम होती है पंक्तियों की संख्या से, या फिर ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक होती है स्तंभों की संख्या से। एक ही बात है, जब स्तंभों की संख्या कम होगी तो पंक्तियां ज्यादा ही होंगी। तो आप इसको देख लीजिए, जैसा कि 2 3 4 5 6 7। तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं? 2 ही। तो जो है ये एक ऐसा आव्यूह है ऊर्ध्वाधर। क्या क्या कहते हैं इसको? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। या फिर ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अगला क्या है इसी कड़ी में जो जरूरी चीजें हमें को देखना है, अगला क्या? वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, m = n। ये जरूरी है समझना। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसको क्या कहा जाता है? वर्ग आव्यूह। जैसे 3 3 4 -5 6 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी ये एलिमेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? वर्ग आव्यूह। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? शून्य आव्यूह। इसमें सारे के सारे तत्व क्या होते हैं? ऐसा आव्यूह जिसके सारे तत्व क्या हो? शून्य हो, उसको क्या कहा जाता है? जीरो आव्यूह। अब देख रहे हो ये क्या है? जीरो आव्यूह। अगला क्या है? इकाई या तत्समक आव्यूह। अगला क्या है? इकाई या तत्समक आव्यूह। तो सीधे इकाई आव्यूह समझ लीजिए, यूनिट ऑफ मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह में क्या होता है कि ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह हमेशा इकाई आव्यूह जो होगा हमेशा वर्ग ही होगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो? एक हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो? एक हो, उसको क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह। और उसके अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा जो तत्व हैं वो क्या होंगे? वो शून्य होंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये तुम्हारा क्या है? ये क्या है? मुख्य विकर्ण है। ये क्या है? इसको क्या बोला जाता है? मुख्य विकर्ण। ये क्या होगा तुम्हारा? मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी के तत्व क्या होंगे? शून्य होंगे। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इकाई आव्यूह। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आई से लिखा जाता है, समझ गए? अब ये तो 3 to 3 का था, आप लोगों को 2 to 2 का कभी दिखा देते हैं। 1 0 0 1। ये 2 to 2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मुख्य विकर्ण क्या होता है? लीडिंग डायगोनल बोलते हैं मुख्य विकर्ण को। तो लीडिंग डायगोनल क्या होता है इसके बारे में भी बता देते हैं कि देखिए क्या होता है कि प्रत्येक जो है वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। एक क्या होता है? लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है। अब ये देखना होगा ना, ये क्या इसका लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। तो लेफ्ट जो विकर्ण है ये, और जो राइट, सॉरी ये जो लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। इसके बीच में जो विकर्ण होगा उसको क्या बोलते हैं? मुख्य
विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण था उसको छोड़ करके शेष तत्व क्या हो, शून्य हो, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आव्यूह। ठीक, तो अभी आपने हमसे पूछा, अभी हमने आपको बताया कि जो इकाई आव्यूह होता है उसमें क्या होते हैं, उसके भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे तत्व शून्य होते हैं, हैं? इसका विकर्ण का दिखा देते हैं आपको, 4 0 0 0 कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने जैसा कि आपको इकाई आव्यूह में बताया, उसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व शून्य होते हैं। यहाँ भी वही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर क्या था दोस्तों, वहां पर क्या था कि जो मुख्य विकर्ण था वहां पर जो एलिमेंट होते थे उसमें सिर्फ एक होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नहीं, डिफरेंट एलिमेंट होंगे। ठीक, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसा होगा जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व शून्य, लेकिन ये जो है उसमें एक एक नहीं होगा। अगर एक एक होंगे मुख्य विकर्ण तब तो इकाई आव्यूह हो जाएगा। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह में एक और कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर देता हूं, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें आप देखिए जरा, आप लोग थोड़ा और कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि कम समय में हमको थोड़ा ज़्यादा देना है, इस वजह से बाकी बोल देता हूँ, तो आप हो सकते हैं जो इंग्लिश वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम है डेफिनेशन। 3 क्वेश्चन की जो डेफिनेशन, 3 जो टाइप है मैट्रिक्स की उनकी डेफिनेशन सेम है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व शून्य होंगे, जैसा कि मैंने भी आपको इकाई आव्यूह में बताया। क्या बताया कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे, लेकिन उसका जो मुख्य विकर्ण था उसमें क्या था, हमेशा क्या होता था, एक होता था। क्या होता था, मुख्य विकर्ण में जो एलिमेंट होते थे हमेशा क्या होते थे, एक होते थे। जो विकर्ण आव्यूह आया डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के छोड़कर शेष तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे, लेकिन जो मुख्य विकर्ण में जो एलिमेंट हैं वो एक ना होकर के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अदिश आव्यूह क्या है, इसमें भी यही है कि मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष तत्व शून्य होंगे। अब जरा देखिए आप लोग, 2 0 0 2 6 0 0 0 6 0 0 0। तो ये जो है इसका मुख्य विकर्ण है, लेफ्ट एंड राइट एंड डायगोनल के बीच में जो डायगोनल है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो इसमें क्या है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व शून्य है, लेकिन जो मुख्य विकर्ण में जो एलिमेंट होंगे वो सेम नंबर होगा। वो क्या होगा, सेम एलिमेंट होंगे। से हमने 2 लिया तो यहाँ पर 2 2 ही था, 6 लिया तो 6 6 ही होगा, मतलब सेम एलिमेंट होंगे लीडिंग डायगोनल में। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप हम क्लास तो चल नहीं रही तो हमसे पूछ सकते हैं, तुरंत पूछ लेते हैं, तो मैं आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करते हुए बता देता हूँ। आप लोग पूछ सकते हैं कि जैसे अगर जहाँ पर भी जैसे आप इकाई मैट्रिक्स बताया, मतलब आगे बताया था, तो उसमें क्या था कि उसमें भी तो एक एक था, सेम था, वो भी तो अदिश आव्यूह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो भी सेम था। लेकिन उसको क्या बोलते हैं, जब एक एक होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको इकाई आव्यूह बोलते हैं। ठीक, और उसको क्या बोल सकते हैं, अदिश आव्यूह भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक इकाई आव्यूह जो है, प्रत्येक इकाई आव्यूह जो है वो अदिश आव्यूह तो हो सकता है,
लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ना होकर के सेम जरूर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक ही हों। तो ऐसा किसी बुक में नहीं लिखी हुई ये बातें हैं, इसीलिए मैंने जो डिस्क्राइब कर दूं, थोड़ा समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ। ज्यादा क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे आज। इससे क्या होता होगा कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सीधे लिखते हैं, बवाना नहीं लिखेंगे ना, बताया गया। इससे क्वेश्चन क्या आ जाता होगा, x 8 y z, और इसके जो है कि बराबर में दूसरा मैट्रिक्स दे दिया गया 4 m 3 2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमको x का मान बताइए, y का मान बताइए, z का मान बताइए और m का मान बताइए। इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बोला जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता। जैसे करना क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है आपका इस मैट्रिक्स में, यहाँ पर कौन सा क्या दिया है, कौन सा एलिमेंट है, x है, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 4 है। तो इसका मतलब x का मान कितना दिया गया है, 4 है। x का मान कितना है, 4 है। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 1 है, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, m है। तो m का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। m का मान कितना है, 1 है। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है गाइस, y है, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 3 है। इसका मतलब क्या है, y का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया, 3 दिया गया है। और यहाँ पर जो है कौन सा एलिमेंट है, z है, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 2। तो आप लोग देख रहे हैं कितने सरल क्वेश्चन, कितनी सरलता से आपको समझ में आ रहा होगा। अब जिसने कभी भी मैथ नहीं पढ़ी है, अगर उसको भी ऐसा दिखाओगे बताओगे तो वो भी देखेगा, तो उसको भी चीजें समझ में आएंगी। आई थिंक समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बोला जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। उस पर ना जाओ, वो बातें समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। पेपर में थोड़ी ना पूछेगा कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या है, पेपर में एक क्वेश्चन देगा, वहां पर इसका जेड के मान पूछेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या था कि x का मान निकालना है, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 4 है। इसी तरह की बात की जो है वो निकाले गए हैं। ठीक, इसी तरह में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, x + 1 7 6 z और y - 3, और यहाँ पर क्या है 5 6 7 माइनस कर 2। अब क्या पूछा जाए आपसे कि x का मान बताइए, y का मान बताइए और z का मान बताइए। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, x + 1 है, और यहाँ पर कितना है, 5 है। इन दोनों को सेम बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 5। तो प्लस का मान उस पर हो जाएगा, दूसरा तो कच्चा 2 ही दिन से सिखा दिया जाता है कि अगर प्लस की वैल्यू उस पर हो जाएगी तो काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो x = 5 - 1, 5 में से 1 चला जाएगा, कर देगा 4। Then we get the value of x = 4। समझ गए, तो हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से अगर आगे देखें हम, यहाँ कौन सा एलिमेंट है, z है, और यहाँ पर कितना है, 7 है। तो सीधा सीधा z का मान वैसे ही प्राप्त होगा, कितना है, 7। अब जो है यहाँ पर देख लेंगे, ये कितना है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, y - 3 है।
और यहाँ पर कितना है माइनस का 2 है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर y माइनस z है, यहाँ पर कितना है माइनस का 2 है। तो इसको सॉल्व करना है, y माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 लिखा है। 3 में से 2 जाएंगे 1, फिर वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 1 और z का मान आ गया 7। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके के सवाल जो मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बताया, उसका सवाल भी बता दिया गया और ये भी लोगों को सवाल बताया। आगे जो है कल हम जो अगली वीडियो होगी उस कड़ी में जो हम आगे बात करेंगे आप लोगों के योग की जोड़ घटाना गुणा जो भी होता है सहचर नियम वगैरह, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा